हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स और हम अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं वो हम देखते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सभी कैटेगरी में आते हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यहाँ हमने फेनिलकीटोन्यूरिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया और थर्ड जो है वो हमने पढ़ा थैलेसीमिया। ये क्रोमोसोम ऑटोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले जीन जो थे उनके अंदर किसी टाइप से वेरिएशन आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज हम पढ़ेंगे एलोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एलोसोमल मीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करते हैं। हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स और एक्स। यदि दोनों सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एक्स के रूप में तो वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और यदि एक एक्स और एक वाई होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो जीन है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर, यदि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है या उसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेज आ जाता है कि उससे बनने वाले सीक्वेंस या प्रोटीन किसी भी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, तो उस ऑर्डर्स को हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, या हम कह सकते हैं एलोसोमल डिसऑर्डर्स। क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं अब? आज एलोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोफीलिया। आज का टॉपिक है हमारा हीमोफीलिया, जो एलोसोमल सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है। मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम के कारण कुछ सेक्स क्रोमोसोम पे जीन में कुछ चेंज आ जाता है, उसके कारण कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं और वो आनुवंशिक लक्षणों को आगे से आगे लेकर जाते हैं। तो हम उसको पढ़ेंगे आज हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये जो फेनिलकीटोन्यूरिया है, थैलेसीमिया है, इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। या सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझना है तो इसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन है, तो वहाँ से आप आसानी से वो लिंक खोलकर आसानी से उन टॉपिक्स को समझ सकते हो। होते क्या हैं वो? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ क्यों बोलते हैं उनको? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस बोलते हैं। हीमोफीलिया मेनली क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो किसी तरीके से अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाती। इस रोग को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ जीन, जिनको हम बोलते हैं F8 और F9 जीन। F8 और F9 जीन। F8 जीन है वो फैक्टर 8 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और F9 जो होता है वो फैक्टर 9 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। F8 जो है वो फैक्टर 8 का मतलब वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बनती है जिसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर 8 को हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं, और फैक्टर 9 को हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, या हम इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिसमस फैक्टर। मतलब कि इन दोनों फैक्टर्स के जो जीन हैं वो क्रोमोसोम एक्स पर पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? F8 और F9 के जीन होंगे, और इनमें भी क्या होंगे? F8 F9, F8 और F9 दोनों जीन एक साथ होते हैं। मतलब कि दोनों जीन जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बनाने के लिए और थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर बनाने के लिए। ये दोनों फैक्टर जब तक
काम नहीं करेंगे तब तक ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। मतलब कि जब चोट लग जाती है, खून लगातार बहता रहता है, तो खून बहते रहने को रोकने के लिए ब्लड को थक्का जमाना पड़ता है। तो थक्का बनाने की प्रक्रिया को पूरा करता है फैक्टर 8 और फैक्टर 9, और ये क्रोमोसोम एक्स पर, सेक्स क्रोमोसोम एक्स पर पाए जाते हैं। अब मेल है, मेल में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, जबकि फीमेल है, फीमेल में दोनों दो एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पर जीन पाए जाएंगे, इसके ऊपर भी जीन पाए जाएंगे। अब वो जीन किसी तरीके से एब्सेंट होते हैं या उनमें म्यूटेशन हो जाता है, तो डिफेक्टेड जीन जो होता है या जीन की एब्सेंस में ये फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं है। ये फैक्टर जब नहीं बनेंगे तो पर्टिकुलर ब्लड की क्लोटिंग है वो पूरी तरीके से नहीं होगी, या ब्लड का जो क्लोटिंग है वो बहुत धीमी होगी या बहुत ही रेयरली होगी। और जब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, खून लगातार बहता रहेगा और फिर धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु भी का कारण भी बनता है। तो हीमोफीलिया मेनली ब्लड क्लोटिंग के न होने का रोग है, थक्का नहीं जमने का रोग है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं कारक 8 और 9 को बनने वाले जीन, जो किस पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम एक्स पर पाए जाते हैं। वाई पर ये जीन एब्सेंट होते हैं, वाई पर ये जीन नहीं पाए जाते। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मेल के पास एक ही एक्स होता है, तो वो एक्स क्रोमोसोम के पास वो जीन प्रेजेंट होंगे, और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों के पे वो जीन प्रेजेंट होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। अब फीमेल के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी आ सकती है, जबकि मेल के अंदर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आ सकती। मतलब कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उस पर जीन प्रेजेंट है तो फैक्टर वो काम करेगा, और यदि जीन प्रेजेंट नहीं है तो फैक्टर काम नहीं करेगा। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर क्या होगा, या तो ये इस कंडीशन में है, मतलब कि यहाँ पर हीमोफीलिया जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर वहाँ प्रेजेंट है। अब यदि यहाँ पर एक क्रोमोसोम इन्फेक्टेड है, मतलब कि वहाँ पर वो जीन एब्सेंट है, F8 और F9 जीन इस पे एब्सेंट है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जीन डोमिनेंट है तो इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, कैरियर। ये कंडीशन क्या कहलाती है, कैरियर। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है ये, इस कंडीशन में यदि ये क्रोमोसोम भी जीन नहीं है, इस क्रोमोसोम पे जीन भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड, और ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव। इसे क्या बोलते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन में ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। इसका मतलब ये जीन एब्सेंट होंगे, जीन एब्सेंट होंगे, इसका मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो फिर वो लगातार हीमोफीलिया रोग को उत्पन्न करेगा, और हीमोफीलिया के रोग वहाँ पर होंगे। तो फीमेल यहाँ पे कैरियर का काम करती है। मेल के अंदर क्या होती है, एक ही कंडीशन पॉसिबल है, ये क्या होगा, इन्फेक्टेड, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में पहले से ही आ गया। इस कंडीशन में ये पाए नहीं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो एक्स क्रोमोसोम केवल मेल के पास होता है, वाई उसके पास दूसरा क्रोमोसोम होता है, तो इस कंडीशन में ये इन्फेक्टेड होगा और ये रोगी होगा, ये किसी भी तरीके से कैरियर नहीं होगा। मेल की कंडीशन में क्या होता है, मेल हमेशा रोगी होंगे, या वो बिल्कुल भी उसमें जो होंगे वो कैरियर वाला चांस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। तो अलग अलग कंडीशन है। अब माता पिता कैसे हैं, उनके माता पिता के अकॉर्डिंग उनमें आगे पाए जाने वाले जीन किस प्रकार ट्रांसफर होते हैं वो समझते हैं किस प्रकार से होगा। तो हम कुछ केस स्टडी करते हैं किस प्रकार ये जीन अपने आप को आगे लेकर जाता है, पीढ़ी से पीढ़ी मशागत करता है। तो मेनली हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट है यही है कि ब्लड क्लोटिंग को जो बनाने वाले जीन हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब इसका पेडिग्री के अंदर या वंशावली के अंदर किस प्रकार से ये ट्रांसफर होंगे वो समझते हैं किस प्रकार से होता है।
अब मान लो ये मेल है, नॉर्मल है। नॉर्मल मेल अपने कैसे कह सकते हैं, इसके अंदर किसी भी टाइप से कोई जीन है वो इन्फेक्टेड नहीं है, मतलब कि यहाँ पर दोनों जीन प्रेजेंट है F8 और F9, और ये अपने लेते हैं फीमेल। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम है वो, उसके ऊपर जीन एब्सेंट है, तो ये फीमेल क्या कहलाएगी, कैरियर। ये फीमेल क्या कहलाएगी, कैरियर। अब होगा क्या, फीमेल कैरियर है, मेल वहाँ पर नॉर्मल है, उसको कोई रोग नहीं है, ये क्या कहलाएगा, मेल नॉर्मल। जब इनकी मैरिज होगी तो गैमेट बनेंगे, गैमेट बनेंगे तो आपस में फ्यूजन होगा, तो संतानें कैसी बनेगी, उसके लिए हम इस प्रकार से समझ लेते हैं इसको। यहाँ मेल क्रोमोसोम और यहाँ फीमेल क्रोमोसोम लिख देते हैं, यहाँ X और Y, ये X और X, और ये क्या है, इन्फेक्टेड, मतलब इस पे जीन एब्सेंट है। अब होगा क्या, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, ये क्रोमोसोम आ रहा है, ये क्या होगी, फीमेल होगी लेकिन कैरियर, और ये क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, ये फीमेल कैरियर और ये मेल जो होगा वो रोगी होगा, इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि उसके पास एक ही जीन, एक ही क्रोमोसोम है, उसके पास पहले से ही क्या है, रिसेसिव कंडीशन में ऑटोमेटिक आ गया। और ये दोनों क्या होंगे, नॉर्मल मेल और फीमेल होंगे, मतलब कि यहाँ पर फीमेल हमेशा कैरियर, सिंगल रिसेसिव जीन की कंडीशन में मानी जाती है। अब होगा क्या, अब एक केस और देखते हैं, उस केस में क्या होता है, यदि उस के अंदर से मेल का जो है नॉर्मल ना होकर मेल क्या हो गया, यहाँ पर इन्फेक्टेड हो गया, मेल क्या हो गया यहाँ पर, इन्फेक्टेड। एक इन्फेक्टेड मेल का एक कैरियर फीमेल से यदि मैरिज होती है तो उनकी संतानों का किस प्रकार से उसके अंदर पेडिग्री आएगी, वंशावली किस प्रकार से उसके अंदर हिमोफीलिया की आगे लेकर जाएगा, वो देखते हैं अभी। तो वहाँ पर इसी प्रकार से वापस क्रोमोसोम को गैमेट बनाते हैं, इनके गैमेट बनेंगे तो एक्स वाई, ये मेल गैमेट, और एक्स ये फीमेल गैमेट। अब इसमें से क्या है, मेल का गैमेट इन्फेक्टेड है एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ पे फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम होगा इन्फेक्टेड है, मतलब कि वहाँ पर जीन एब्सेंट है। अब होगा क्या, ये देखते हैं, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। अब यहाँ पर ये फीमेल क्या होगी, कैरियर, ये मेल नॉर्मल होगा, ये फीमेल क्या होगी, ये फीमेल इन्फेक्टेड होगी, ये हीमोफिलिक होगी, और यहाँ पर ये मेल भी क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो फीमेल है ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, कैरियर, फीमेल और कैरियर। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर नॉर्मल मेल, और तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या आई, फीमेल इन्फेक्टेड, और चौथी कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है, संतान जो होगी उसमें से क्या आएगा, सॉरी एक्स वाई होगा यहाँ पर, वाई होगा, और यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम है, तो ये मेल क्या होगा, मेल इन्फेक्टेड। तो
तो यहाँ पर पेडिग्री के अंदर जो भी क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन हैं वो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं यदि वो रिसेसिव कंडीशन में हैं। तो हीमोफीलिया जो रोग है वो सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है, और सेक्स इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, एलोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। एलोसोम्स के कारण ये डिसऑर्डर होता है वो इफेक्टेड आता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, कोई भी जो मेल संतान है, जो लड़का संतान के रूप में होगा, वो अपने जो हीमोफीलिया के कैरेक्टर हैं वो अपने पिता से कभी भी प्राप्त नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। वो जो कैरेक्टर प्राप्त करेगा तो वो माता से ही प्राप्त करेगा। और यदि मेल इन्फेक्टेड है तो मेल का एक्स क्रोमोसोम है वो आगे आने वाले संतान के अंदर क्या बनेगा, वो इन्फेक्टेड को ही लेकर आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम का जो जीन है या एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पर जो ये मेल है ये किससे ले रहा है, अपने जो है जीन किससे ले रहा है, अपनी माता से ले रहा है। पिता से वो क्रोमोसोम आ ही नहीं रहे हैं, क्यों पिता से क्या लेकर आ रहा है, वो वाई क्रोमोसोम लेकर आ रहा है। तो मेल संतान यदि इन्फेक्टेड भी होती है तो वो अपने जीन जो होंगे वो हीमोफीलिया इन्फेक्टेड जीन जो होंगे वो हमेशा अपनी माता से प्राप्त करता है, पिता से वो कैरेक्टर प्राप्त नहीं करता है। फीमेल यहाँ पर कैरियरी कंडीशन में भी आ सकती है और वो हीमोफिलिक भी हो सकती है, वो हम यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं। तो इस तरह से ये वंशावली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग है वो आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर हिस्ट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि रोगों की, इस रोग की हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर 0.5% फीमेल ही वो है इन्फेक्टेड मिलती है, जबकि मेल जो होते हैं वो 8% मेल जो हैं वो इन्फेक्टेड श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है इसके पास और वो रिसेसिव कंडीशन में वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। और ये इसको हम रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी के परिवार में सबसे पहले खोजा गया। तो हीमोफीलिया को एज ए रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं, इसको रॉयल डिजीज़ भी बोलते हैं। और हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो इसके बारे में क्वेश्चन जो होते हैं वो इस प्रकार से आपको जेनेटिक एक्सचेंज किस प्रकार से होता है इन्फेक्टेड, या आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है फीमेल यहाँ पर क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो हेट्रोजाइगस फीमेल का एक नॉर्मल मेल से मैरिज हो जाए तो नॉर्मल मेल होगा, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर एक्स वाई से होगा। या कंडीशन ये आ जाती है कि एक कैरियर या हेट्रोजाइगस फीमेल का मैरिज जो होती है वो एक इन्फेक्टेड मेल से होगा, तो ये कैरेक्टर जो होंगे वो लिखे जाएंगे, ये नहीं लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे रेशो पूछा जाता है, रेशो के अकॉर्डिंग संतान कितनी होगी, संतानों के परसेंटेज क्या होगा। और कई बार क्या कर लेता है वो मेल संतानों की संख्या पूछ लेता है, कितने प्रतिशत मेल संतानें इन्फेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर 2 मेल संतान हैं, 50% संतानें इन्फेक्टेड हैं। इस कंडीशन में 50% फीमेल है वो इन्फेक्टेड है, एक नो कैरियर है, नॉर्मल होगी वो कैरियर ग्रुप में होगी, वो इन्फेक्टेड नहीं होगी, जबकि ये क्या है इन्फेक्टेड होगी। तो इस कंडीशन में 50% संतानें हैं वो क्या होती हैं, मेल भी इन्फेक्टेड हैं और फीमेल भी इन्फेक्टेड हैं। और कंडीशन डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछ रहा है, वो यहाँ पर इसे किस होमोजाइगस कंडीशन में कह रहा है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में कह रहा है, किस कंडीशन में वो रिसेसिव बोल रहा है या डोमिनेंट बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो मेन इसका लॉजिक ये है कि एक्स क्रोमोसोम को अपने मान के चलना है कि वो इन्फेक्टेड है तो एक्स क्रोमोसोम पे रहेगा, वाई क्रोमोसोम को किसी भी तरीके से अपने इन्फेक्टेड नहीं कहेंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे वो जीन पाए नहीं जाते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक रह गया इसका, वो टॉपिक है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सप्लीमेंट्री पेज दे रखा है एनसीईआरटी की बुक के लास्ट में 289 नंबर पेज पर, तो वहाँ उसमें डिटेल दे रखी है। तो अपने इसको टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कलर ब्लाइंडनेस, और उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, जीन मैपिंग वगैरह और लिंकेज के कुछ टॉपिक हैं वो रह गए हैं, तो हम उसको उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद ये टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और इसके बाद हम टॉपिक करेंगे कलर ब्लाइंडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।